एक देश के रूप में हम एक बहुत ही अजीब दौर से गुजर रहे हैं। देश की संसद का सत्र शुरू होता है, देश की जनता टीवी स्क्रीन के सामने बैठती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां लहराना और अंत में सदन का स्थगन। पर क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि जो विपक्ष संख्या बल में आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, वह संसद के भीतर लंबी तार्किक और नीतिगत बहस से आखिर क्यों बचता है? क्या उनके पास तथ्यों की कमी है या फिर यह भेद खुलने का डर है कि बिना तैयारी के मैदान में उतरे हैं? आज इसी राजनीतिक सच की परतें खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव विमर्श। बात देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद की। पिछले कुछ वर्षों में देश की जनता ने एक अस्थायी ढर्रा देखा है। संसद का सत्र शुरू होता है, देश उम्मीद लगाता है कि उसके मुद्दों पर बात होगी, लेकिन परिणाम क्या निकलता है? हंगामा, तख्तियां, नारेबाजी और अंततः सदन का स्थगन। एक नागरिक के तौर पर हमें इस बात पर गहराई से विचार करना होगा कि जो संसद देश के भविष्य के लिए कानून बनाने का सर्वोच्च मंच है, वह केवल गतिरोध का केंद्र क्यों बनती जा रही है? सत्ता पक्ष विपक्ष को गैर जिम्मेदार बताता है और विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार संवाद का मौका नहीं दे रही है। लेकिन क्या वाकई बात इतनी सतही है? क्या विपक्ष के पास बहस के लिए जरूरी तैयारी और तथ्यों की कमी है, या फिर संसद को न चलने देना एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? आज इसी का बहुत ही शांत दिमाग से और तार्किक विश्लेषण करेंगे। विधायी प्रक्रिया और करदाताओं के पैसे की जवाबदेही, बात यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात व्यवस्था से करते हैं। राजनीति में भाषणों और दावों को बदला जा सकता है, लेकिन संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड हमेशा सच बोलते हैं। आप पिछले कुछ वर्षों के सत्रों की उत्पादकता उठाकर देख लीजिए। जो वक्त देश की बुनियादी समस्याओं, आर्थिक नीतियों और नए कानूनों की बारीकियों पर चर्चा के लिए तय था, वह वक्त बिना किसी ठोस काम के बीत जाता है। संसद के भीतर एक सांसद का सबसे बड़ा अधिकार होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। यह वह समय होता है जब विपक्ष सरकार के मंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा करके देश की तरफ से सवाल पूछ सकता है। लेकिन विडंबना देखिए, सबसे ज्यादा हंगामा इसी प्रश्नकाल के दौरान होता है। सवाल यह उठता है कि सरकार से सवाल पूछने का इतना बड़ा लोकतांत्रिक अवसर खुद विपक्ष क्यों गंवा देता है? संसद चलाना कोई मुफ्त की प्रक्रिया नहीं है। देश का आम नागरिक जो टैक्स देता है, उसकी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया इस व्यवस्था को चलाने में लगता है। जब पूरा दिन बिना किसी विधायी कार्य के सिर्फ शोर शराबे में निकल जाता है, तो वित्तीय नुकसान से बड़ा नुकसान लोकतंत्र की साख का होता है। सच यह है कि जब आपके पास किसी बिल की तकनीकी कमियों को उजागर करने के लिए नीतिगत तैयारी नहीं होती, जब आपके पास आंकड़ों का अभाव होता है, तो सदन को ठप कर देना सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता मान लिया जाता है। वैचारिक गहराई के इतिहास में अगर उतरे, तो जब संख्या कम थी तो प्रभाव बहुत बड़ा था। इस संकट को और बारीकी से समझने के लिए हमें इतिहास की परतों को खंगालना होगा। उस दौर को देखना होगा जब भारतीय संसद अपने सबसे रचनात्मक दौर में थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय
विपक्ष की संख्या इतनी कम थी कि उसे उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन उस छोटे से विपक्ष में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे प्रखर विचारक थे और एक युवा सांसद के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संख्या बल में बेहद कमजोर होने के बावजूद जब ये नेता सदन में खड़े होते थे तो सत्ता पक्ष का बड़े से बड़ा मंत्री भी पूरी गंभीरता से सुनता था। क्यों? क्योंकि उनके पास भाषा की अद्भुत मर्यादा थी, तर्कों में धार थी और सबसे बढ़कर अकाट्य तथ्य थे। 1962 के युद्ध के बाद जब देश बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था, तब अटल जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। सरकार ने उनकी बात मानी, सदन में तीखी आलोचना हुई, लेकिन उस आलोचना के केंद्र में राष्ट्रहित था, कोई व्यक्तिगत द्वेष या सिर्फ संसद ठप करने की जिद नहीं थी। जब डॉक्टर लोहिया ने सदन में नेहरू सरकार के खिलाफ 3 आना बनाम 15 आना की प्रसिद्ध बहस छेड़ी थी, तो उन्होंने योजना आयोग के ही आंकड़ों से सरकार को असमंजस में डाल दिया था। उन्होंने सदन का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि सदन के भीतर रहकर सरकार की नीतियों की सीमाएं उजागर की। आज के विपक्ष और उस दौर के विपक्ष में यही बुनियादी अंतर दिखाई देता है। आज संख्या बल तो है, लेकिन तार्किक और वैचारिक धरातल पर वैसी तैयारी और गहराई नजर नहीं आती है। अब उस मुख्य बिंदु पर आते हैं जो इस पूरे गतिरोध की असली वजह है। विपक्ष आखिर संसद के भीतर लंबी और तार्किक बहस से क्यों बचता है? इसका सबसे बड़ा कारण है वैचारिक और नीतिगत मोर्चे पर एक ठोस विकल्प, अल्टरनेटिव विजन न दे पाना। स्वस्थ लोकतंत्र का स्थापित नियम है कि यदि आप सरकार के किसी कानून या नीति का विरोध कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतर वैकल्पिक मॉडल होना चाहिए। आपको देश के जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि अगर हम सत्ता में होते तो इस कानून को देश के लिए और बेहतर और इस तरीके से बनाते। लेकिन जब आपके पास कोई ठोस विकल्प नहीं होता है तो विरोध केवल विरोध के लिए बनकर रह जाता है और बहस से भागने के बहाने ढूंढे जाते हैं। दूसरा पहलू यह है कि जब भी सदन में भ्रष्टाचार, आर्थिक सुधारों या राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस शुरू होती है तो विपक्ष का अपना पुराना इतिहास उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उनके कार्यकाल की नीतियां और पुराने फैसले जब विमर्श में आते हैं तो वे खुद को रक्षात्मक डिफेंसिव स्थिति में पाते हैं। इसके अलावा आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान, गौरव और राष्ट्रवाद को लेकर बहुत संवेदनशील है। जब भी राष्ट्रहित के मुद्दों या सनातन संस्कृति के मूल्यों पर विपक्ष का रुख अस्पष्ट और विरोधाभासी दिखता है तो जनता के बीच उनकी छवि को धक्का लगता है। इसी वैचारिक कमजोरी के उजागर होने के डर से मुख्य विमर्श से ध्यान भटकाने की कोशिशें होती हैं। यहां एक तार्किक सवाल यह भी उठता है कि अगर विरोधी दल ऐसा कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है? संसद को सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी हमेशा सरकार और पीठासीन अधिकारियों की होती है। तो फिर सरकार विपक्ष का इंतजार क्यों करती है? जो बिल पास करना है उसे अपने बहुमत के बल पर सीधे पास क्यों नहीं कर देती? तकनीकी रूप से सरकार ऐसा कर सकती है और कई बार हंगामे के बीच बिल पास हुए भी हैं, लेकिन लोकतंत्र केवल बहुमत के डंडे से नहीं चलता है।
लोकतंत्र चलता है मर्यादा, संवाद और सहमति से। सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को बार बार चर्चा के लिए आमंत्रित करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सम्मान है। लेकिन विपक्ष को इस राजनीतिक हकीकत को समझना होगा कि चर्चा का बहिष्कार करके वे सरकार का नहीं बल्कि खुद का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब आप सदन से बाहर चले जाते हैं तो सरकार बिना किसी विधायी बाधा के अपना एजेंडा पूरा कर लेती है। जनता यह देखती है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके मुद्दों पर बात करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग गया। लोकप्रियता और विश्वसनीयता केवल टीवी स्टूडियो या सोशल मीडिया पर बयान देने से नहीं बनती, वह संसद की बेंच थपथपाकर, सरकार से आंख में आंख डालकर नीतिगत सवाल पूछने से बनती है। साथियों, राजनीति में दल आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी। जो सत्ता में हैं कल वो विपक्ष में होंगे, और आज जो विपक्ष में हैं वो कभी सत्ता में थे। लेकिन हमारी संसद और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हमेशा मजबूत और प्रासंगिक रहनी चाहिए। भारतीय राजनीति इस समय एक बहुत ही परिपक्व दौर से गुजर रही है, जहां देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। वह केवल सोशल मीडिया की रील्स और संसद के हंगामे से प्रभावित नहीं होती। जनता बहुत बारीकी से देखना चाहती है कि किस नेता की बात में कितना दम है, किसके पास देश को आगे ले जाने का वास्तविक विजन है, किसके व्यक्तित्व में दोहरापन नहीं है, दोहरा मापदंड नहीं है। विपक्ष को यदि अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है तो उन्हें संसद को अवरुद्ध करने की रणनीति को छोड़ना होगा। उन्हें बहस के उस मंच पर वापस आना होगा जहां तथ्यों की धार हो और तर्कों की गूंज हो, क्योंकि जब संसद में समझदारी से संवाद होता है तभी देश सही दिशा में आगे बढ़ता है। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर साझा करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।